मारवाड़ शिक्षण संस्थान की 10th की साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में मानव पाचन तंत्र की बात की थी और पाचन तंत्र में हम आहार नाल की संरचना पढ़ रहे थे। आहार नाल की संरचना, और आहार नाल की संरचना में हमने सबसे पहले मुख को पढ़ा था, उसके बाद मुख गुहा, और तीसरी जो हमने बात की थी वो ग्रसनी को लेकर की थी। उससे आगे जो हमने पढ़ा वो ग्रसिका या फिर ग्रास नलिका की बात की जाती थी, और पांचवा जो प्रकार हमने पढ़ा था वो आमाशय के साथ बात की थी। यहाँ तक कि हम स्ट्रक्चर यानी संरचना की बात कर चुके हैं। मुख गुहा में भी हम 3 चीज़ों को पढ़ चुके हैं। फर्स्ट बात करूं तो दांत के बारे में हमने पढ़ा है। दूसरी अगर बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि लार ग्रंथियों के बारे में हमने पढ़ा है, और फिर बात करूं तो जीभ के बारे में भी हमने पढ़ा है। अगर आमाशय की बात करूं तो आमाशय में हमने 3 भाग पढ़े हैं। फर्स्ट जो पढ़ा है वो कार्डिक भाग पढ़ा है हमने। दूसरे अगर भाग की बात करूं तो वो फंडस भाग पढ़ा है हमने, और तीसरे अगर भाग की बात करूं तो वो हमने पाइलोरिक भाग पढ़ा है। मेरे हिसाब से यहाँ तक की बातें आपके क्लियर होगी। हमने डायग्राम भी आर नाल का एक सिंपल पढ़ लिया है। अब जो मैं इससे आगे की बात करूंगा, इससे आगे की जो हेडिंग बनती है वो बनती है अपनी छोटी आंत। क्या बनती है? छोटी आंत। देखो, नाम ही इसका छोटा है, रियल में ये छोटी नहीं है। यानी इसकी जो थिंक या फिर व्यास की बात करूं तो वो छोटा है, जबकि इसकी लंबाई क्या है? बड़ी है। तो हेडिंग आती है आपकी अगली, छोटी आंत। इंग्लिश में कहते स्मॉल इंस्टाइन। क्लियर है? सबसे पहले बात आती है इसकी लंबाई की। तो इसकी लंबाई होती है 7 मीटर के करीब। कितनी होती है? 7 मीटर के करीब। नोट लिख सकते हैं आप इसमें अगर लिखना चाहें तो, कि ये लंबाई में तो अधिक, जबकि इसका व्यास कम होता है। पूछ ले किससे कम होता है, तो आपको यह भी बताना होगा कि बड़ी आंत से इसका क्या होता है? व्यास कम होता है। फिर बात की जाए तो इसका निर्माण जो होता है वो होता है एपिथेलियम ऊतकों से। कौन से? एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं वो मिलकर इसका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्लियर है? यहां तक की बात में कोई समस्याएं नहीं होगी। स्ट्रक्चर या आकार की बात करूं तो ये एक नलिकानुमा संरचना है। नलिकानुमा संरचना होती है। क्लियर है? अब इसके भी कितने भाग होते हैं भाई? 3 भाग होते हैं। फर्स्ट अगर बात करूं तो ग्रहणी, जिसको डायोडिनम भी कहा जाता है इंग्लिश में, डायोडिनम। क्लियर है? सेकंड जो भाग है वो होता है जेजुनम, जिसे अग्र शुद्रांत्र भी कहते हैं, और ये होता है जेजुनम। वैसे जे झंडे वाला आता है, जेजुनम। और थर्ड जो भाग होता है वो होता है शुद्रांत्र, और इंग्लिश में इसको कहते हैं इलियम। मेरे हिसाब से ये तीनों बातें आपके समझ में आ गई होगी।
अब देखिएगा हमने जो बात की थी इससे पीछे तक जितनी भी छोटी आंत से पीछे तक की बातें की थी उसमें केवल मात्र एक हम आमाशय की संरचना को थोड़ा डिटेल में पढ़ चुके हैं। और आमाशय में दो प्रकार की फंडस भाग में कोशिकाएं पाई जाती है। फर्स्ट जो कोशिका थी वो हमने पढ़ी थी ओजेंटिक, और दूसरी जो कोशिका पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने जाइमोजन। ये दो प्रकार की कोशिकाओं के बारे में हमने बात की थी लास्ट क्लास में। ओजेंटिक कोशिका क्या करती है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर मैं कहता हूँ कि आमाशय रस का स्रावण करती है। और जाइमोजन के द्वारा दो प्रकार के निष्क्रिय एंजाइमों का स्रावण होता है। और वो दो निष्क्रिय एंजाइम आपसे पूछ ले तो आपको ये बताया पड़ेगा प्रोपेप्सिन, और दूसरा जो होता है निष्क्रिय एंजाइम वो होता है प्रोरेनिन। ये चीज़ें आपको मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। इन बातों की बात की जाए तो इससे पीछे पीछे जितने भी भाग थे उन भागों में किसी प्रकार का मुख्यतः पाचन और अवशोषण की बातें नहीं की जा सकती। अगर आपसे छोटी आंत का कार्य पूछ ले, क्या पूछे, छोटी आंत का फंक्शन कार्य की बात करें तो छोटी आंत का जो मुख्य कार्य है पचित भोजन का, पचित भोजन का अवशोषण, ये इसका मेन रोल होता है। क्लियर है? तो ये तीन भाग होते हैं और इन चीज़ों की बातें अपन कर रहे हैं। और सबसे पहले अपन बात लेके आएंगे किसको लेकर भाई, पहला जो भाग है अपना ग्रहणी। हम बात किसकी करेंगे, ग्रहणी की करेंगे। हेडिंग लगा ली होगी आपने, ग्रहणी। प्रथम जो भाग होता है वो होता है ग्रहणी, और इंग्लिश में इसको डायोडिनम कहा जाता है, थोड़ा ध्यान रखना। डायोडिनम, डोडिनम भी कहते हैं, डायोडिनम परफेक्ट वर्ड रहेगा। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, डायोडिनम की लंबाई की बात की जाए तो लगभग ये कितना होता है, 25 सेंटीमीटर के इक्वल होता है इसकी लंबाई। क्लियर है? अगला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ये आमाशय के पाइलोरिक भाग से संयोजित रहता है। क्लियर है? इसके बाद देखो स्ट्रक्चर क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये इस प्रकार की संरचना है जो आपने पहले भी पढ़ी है। हम बात किसकी कर रहे हैं, ग्रहणी की लेकर। और यहाँ से ये किस प्रकार की क्या नलिका निकलती है, और ये फिर यहाँ से जाकर क्या बनती है, अग्नाशय की संरचना को देखने को मिलती है। ये जो संरचना है वो किसको दर्शाती है भाई, ये संरचना दर्शाती है आपके छोटी आंत को। अब छोटी आंत में ये ऊपर की ओर जो जा रही है वो पित्त वाहिनी को लेकर आ रही है, और यहाँ से जो भाग जा रहा है वो अग्नाशय ग्रंथि की ओर जा रहा है। ये चीज़ें हमने पढ़ी है। यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है, या फिर मैं कह दूँ वाल पाया जाता है। इसे अपन कहते हैं ओडाई वाल्व, ओडी वाल्व भी कहते हैं, ओडाई वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ओडाई वाल्व। अब देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, ग्रहणी की। तो ग्रहणी की दीवार, यानी मैं कह सकता हूं इसकी दीवार
4 स्तरीय होती है। पूछ ले कौन कौन से 4 स्तर है, तो बाह्य स्तर तो सिरोसा होता ही है, बीच वाला जो मध्य स्तर है, उसके बाद संयोजी स्तर होता है। मैं लिख दूं आपके साथ, 4 स्तरीय होते, पूछ ले कौन सा, बाहर वाला तो कौन सा है, सिरोसा, दूसरा मध्य स्तर, तीसरे की बात करूं तो तीसरा है संयोजी स्तर। संयोजी स्तर का मतलब रुधिर जिसमें रहता है। और जो चौथा है वो मैं कह दूं म्यूकस स्तर। ये 4 प्रकार के स्तर आपको देखने के मिलते हैं। अगर मैं कार्ड की बात करूं तो ये बाह्य स्तर है, ये इसके अंदर दूसरा श्लेष्मा स्तर रहता है, सॉरी मध्य स्तर, और ये तीसरा। और इसके अंदर भी बात करूं तो ये इस प्रकार के कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती है, उभारनुमा, ठीक है ना। ये 4 प्रकार के स्तर रहते हैं। कुछ प्राणियों में, या फिर मैं कह दूं न के बराबर इनमें क्या पाए जाते हैं, रसांकुर। देखो नाम से ही पता चलते हैं, जो रस का क्या करते हैं, अंकुरण करते हैं, रसांकुर कहलाते हैं। या फिर इनको क्या कहते हैं, विलाई, क्या कहा जाता है, विलाई, या फिर एलविलाई भी कहा जा सकता है, एलविलाई, एक ही चीज है। सूक्ष्मांकुर, रसांकुर, विलाई, अलविलाई, सूक्ष्मांकुर, ये सारे इसी के ही नाम हैं। मुख्य जो काम क्या होता है इसका, कि भोजन यहाँ से नीचे की ओर आता है, और जो इसका आधारीय भाग है, ग्रहणी का आधारीय भाग है, वहाँ पर एक ओडाई वाल्व पाया जाता है, और इस वाल्व के द्वारा पित्ताशय और अग्नाशय वाहिनी इसके अंदर खुलती है। तो अगला पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं कि ग्रहणी के आधारीय भाग पर, ग्रहणी के आधारीय भाग पर, ग्रहणी के आधारीय भाग में, आधारीय भाग में अग्नाशय व पित्ताशय वाहिनी दोनों संयोजित रूप में ओडी या ओडाई वाल्व के माध्यम से खुलते हैं। चीज कंप्लीट हो गई होगी। ग्रहणी के आधारीय भाग में, आधारीय भाग बेस ये रहा, ठीक है ना। इसके भाग में कौन सा है भाई, एक तो अग्नाशय, ये रहा अग्नाशय, और ये क्या है, पित्ताशय वाहिनी। ये दोनों आकर एक, दोनों जुड़ रही है, देखो यहाँ कनेक्ट हो रही है, ये भाग भी आ रहा है और ये भाग भी आ रहा है, कनेक्ट होकर एक वाल्व के द्वारा किस में खुलती है, ग्रहणी में खुलती है। और वो वाल्व क्या कहलाता है आपका, ओडाई वाल्व कहलाता है। मेरे हिसाब से ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है कि इसमें किसी प्रकार का पाचन या अवशोषण होता है। तो देखो इसमें ग्रहणी की बात करूं तो ग्रहणी में कोई विशेष प्रकार का पाचन या अवशोषण की बातें नहीं होती है। तो ग्रहणी में मुख्यतः पाचन व अवशोषण आंशिक होता है, आंशिक, या फिर कह दूं नहीं होता है। जब अपन अवशोषण पढ़ेंगे उसमें इसको क्लियर कर दिया जाएगा आपके साथ। ये बात थी ग्रहणी को लेकर। मेरे हिसाब से आपको इसमें किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आई होगी, समझ गए होंगे इन चीज़ों को। हम बात क्या कर रहे हैं, ग्रहणी कर रहे हैं। जो छोटी आंत का पहला भाग है
ग्रहणी के आधारीय भाग में एक विशेष प्रकार की क्या है, लीफ स्ट्रक्चर्स है, जिसको हमने नाम अग्नाशय दिया है। और उसी के साथ जो ऊपर की ओर से पैनक्राइज है, यानी मैं कह दूं पित्ताशय है, उसकी दोनों की जो वाहिनियां हैं वो आपस में संयोजित होती है और दोनों वाहिनियां एक विशेष पोर के माध्यम से, जिसका नाम है ओडी या ओडाई, इस पोर के माध्यम से कहाँ पर खुलती है, ग्रहणी में खुलती है। ये बातें हैं आपके किसको लेकर, ग्रहणी को लेकर। अब मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्याएं नहीं रही होगी आपकी। मैं विथ डायग्राम के साथ आपकी बात कर रहा हूँ। अब बात जो कर रहा हूँ लास्ट, सॉरी सेकंड, जो अगला भाग रहेगा इसका, वो है जेजुनम। सेकंड जो भाग रहेगा वो कौन सा है, जेजुनम। लिख सकते हैं। दूसरा जो भाग है जेजुनम, या फिर इसको इंग्लिश में कहें तो अपन ये कह सकते हैं, जेजुनम तो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में कहें तो अग्र शुद्रांत्र। क्लियर है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये छोटी आंत का सबसे लंबा भाग यही होता है, थोड़ा विशेष। वैसे देखा जाए तो 1 से 1.5 मीटर लंबा होता है, लंबा। ठीक है। इसकी बात करूं तो इसमें क्या होता है, पाचन होता है। क्या होता है, पाचन होता है। इस भाग में अग्नाशय व पित्ताशय ग्रंथि से प्राप्त एंजाइमों की उपस्थिति में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। चीजें क्लियर हो रही होगी। देखो, इसके भी खुद एंजाइम होते हैं इस भाग में, लेकिन अग्नाशय और पित्ताशय ग्रंथि से जो प्राप्त होते हैं उनके साथ साथ इनके भी खुद के एंजाइम होते हैं। जब अपन पाचन पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ को डिटेल, अभी हम संरचना पढ़ रहे हैं आहार नाल की, तो वो क्या होते हैं, अग्नाशय और पित्ताशय ग्रंथि के एंजाइम उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ इसके भी टोटल ऐसा माना जाता है कि इसमें 10 एंजाइम पाए जाते हैं इस भाग में। और लास्ट एंड फाइनल अगर बात करूं तो पाचन की क्रिया तो इसमें होती ही होती है, लेकिन अवशोषण की जो क्रिया होती है वो किस में संपन्न होती है भाई, जो अवशोषण की क्रिया होती है वो किस में संपन्न होती है, इलियम में संपन्न होती है। किस में संपन्न होती है, इलियम में। तो तीसरा जो प्रकार रहेगा वो रहेगा इलियम, या इसी का ही नाम एक क्या कह सकते हैं अपन, शुद्रांत्र। त्र वर्ड भी आता है और त वर्ड भी आता है, देख लेना कौन सा आपके लिए सूटेबल रहता है। हम दोनों आपके साथ साझा कर रहे हैं। इलियम की बात करूं तो इलियम जो होता है इसकी लंबाई जो होती है सर्वाधिक होती है, वैसे 3 से 4 मीटर के इक्वल होती है। क्लियर है। फिर बात करूं, नलिकानुमा स्ट्रक्चर तो होती है। अगला लिख सकते हैं कि इसकी आंतरिक सतह पर अनेक रसांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अनेक रसांकुर पाए जाते हैं जो पचित भोजन के अवशोषण में सहायक होते हैं।
जो पचित भोजन के अवशोषण में सहायक होते हैं। ये बातें थी आपके किस में लेकर। अब देखो स्ट्रक्चर के साथ बात करूं तो देखो इस प्रकार की कुछ संरचना इसमें देखने को मिलती है। टोटल 4 परतें तो होती है, जैसी हमने पीछे भी बात की है। सबसे बाहर वाली परत जो होती है, उसके बाद में ये दूसरी स्ट्रक्चर के रूप में लेयर में हो सकती है, और तीसरी परतों के रूप में ये देखो इस प्रकार की कुछ विशेष संरचना उभरी हुई होती है। ये और इन संरचनाओं पर ये इस प्रकार का कुछ, ये क्या करते हैं कि इन रसांकुरों की सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है ना, ये रसांकुरों को क्या करते हैं, सतही क्षेत्रफल जो होता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, और इनको अपन कहते हैं सूक्ष्मांकुर। क्या कहते हैं, क्लियर है। ये क्या करते हैं, इनकी सतही जो सतह होती है, ये क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होता है, भोजन इनमें इकट्ठा हो जाता है, और जो अवशोषित भोजन होता है उसको क्या कर लेते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं, और ये क्या होता है कि संयोजी ऊतकों के माध्यम से कहाँ तक चला जाता है, लीवर तक चला जाता है। ये बात होती है किसकी, इलियम या फिर शुद्रांत्र के संबंध में। आगे बात करूँगा जो रहेगी आपकी बड़ी आंत को लेकर। तो अगली अपनी हेडिंग जो बनती है वो है बड़ी आंत। अगला जो भाग है अपना वो क्या रहेगा, बड़ी आंत्र। ठीक है, बड़ी आंत्र, इसको कहते हैं वृहदांत्र। बड़ी आंत को क्या कहते हैं, वृहदांत्र। वृत्त का मतलब बड़ा, और वृहदांत्र की बात की जा रही है। इसकी लंबाई की बात करूं, इसकी लंबाई होती है 1 मीटर से 1.7 मीटर के इक्वल। कितनी होती है, 1 मीटर से लेकर 1.7 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। मुख्य जो फंक्शन अगर बात पूछ ले तो अपचित भोजन का उत्सर्जन, दूसरा जल व विटामिन तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना। ये मुख्य इसके क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। अब इसके भागों की बात करूं तो देखो स्तर वही चारों चारों होते हैं इसमें, लेकिन ध्यान रखना एल्विलाई या सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते हैं, किसी भी भाग में ऐसा नहीं होता है। इसमें सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है, ये बातें हैं आपकी जो हमने वृहदांत्र में पढ़ी। अब आपसे पूछ रहे वृहदांत्र के भाग कौन कौन से हैं, तो वृहदांत्र के टोटल 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं 3 भाग, पहला बात आता है सीकम। सीकम पहला जो भाग होता है वो सीकम। अंध्रांत्र कहते हैं इसको, अंधनाल या अंध्रांत्र एक ही बात है। दूसरा जो होता है वो होता है आपका कोलम। सीकम और दूसरा कौन सा है, कोलम। और तीसरा जो होता है वो होता है मलाशय। क्लियर है। कोलम में भी कितने भाग होते हैं भाई, 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है, वो होता है अवरोही क्षेत्र, अवरोही भाग। दूसरा अनुप्रस्थ, लेटरनल।
और तीसरा जो भाग होता है वो होता है आपका आरोही भाग। तीनों के फंक्शन की बात करूं तो देखो ये सीक्वेंस के साथ बात की, सीकम सबसे ऊपर, कॉलम उसके नीचे और ठीक मलाशय उससे भी नीचे। अंधनाल या फिर सीकम जो बात की जाती है ये छोटी आंत व बड़ी आंत का संयोजित स्थल होता है। इस भाग से 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी या कर्मी रूपी लंबी कह दूं, लंबी अवशेषी अंग के रूप में अवशेषी अंग के रूप में अवशेषी अंग के रूप में छोटी व बड़ी आंत को संयोजित स्थल पर अवशेषी अंग के रूप में परिशोषिका पाई जाती है, जिसे अपेंडेक्स कहते हैं, अपन पता ही आपको। परिशोषिका पाई जाती है। इसका अंतिम सिरा जो होता है वो सदैव बंद होता है, थोड़ा विशेष ध्यान देना, ये बातें रहती है। अब देखो कॉलम में 3 भाग है, तीनों ही जल का अवशोषण। सीकम वाले भाग में क्या होता है, वसा और खनिज लवणों का अवशोषण होता है, वसा व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। और कॉलम वाले क्षेत्र में जो शरीर के लिए रिक्वायर्ड है उस क्षेत्र का क्या होता है, जल, जो शरीर के लिए रिक्वायर्ड है उस जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। और मलाशय में आपको पता ही है कि अपचित जो भोजन होता है उसका संग्रहण होता है और समय समय पर संकुचनशील पेशियों के माध्यम से शरीर से बाहर की ओर क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये बातें थी जो आपके आहार नाल की एक स्ट्रक्चर को लेकर थी। इसमें देखो एक चीज़ अपनी यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि बची है, वो यकृत और अग्नाशय ग्रंथि को मैं अलग से डिटेल में कर लूँगा। लार ग्रंथि के बारे में हमने बात कर ली है और ये एक आहार नाल की संरचना को दर्शाता था। मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी बातें, कोई विशेष बातें नहीं थी, मैंने बहुत डिटेल के साथ बात की है। तो आज के लिए इतना ही, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।